हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं मेथड यूज इन स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी कि इथोलॉजिस्ट कौन कौन से मेथड को यूज़ करते हैं जब वो एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ एनिमल स्टडी इन नेचर एज वेल एज इन लैबोरेटरीज। ठीक है, तो एनिमल बिहेवियर की स्टडी हम या तो नेचुरल कंडीशंस यानी कि उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में या फिर नेचुरल हैबिटेट के में करते हैं, या फिर अंडर कंट्रोल कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं लेबोरेटरीज के अंदर भी उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, देयर आर 5 अप्रोच टू बिहेवियरल स्टडी। 5 तरीके के अप्रोच होते हैं बिहेवियरल स्टडी के अंदर। पहला आता है वाइटलिस्टिक अप्रोच। वाइटलिस्टिक अप्रोच में हम क्या समझते हैं? बिहेवियरल एक्टिविटी ऑफ एनिमल एंड इट्स अ रिलेशन विद द चेंज इन द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में किस तरीके का चेंज हुआ है, उसके बेसिस पे एनिमल में किस तरीके का बिहेवियर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला, चेंज हमें देखने को मिला, किस तरीके से उसने बिहेवियरल एक्टिविटी शो की इन रिलेशन विद चेंज इन इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, उसके बेसिस पे किस तरीके से एनिमल ने अपने बिहेवियर में चेंज किया। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल अप्रोच। रिलेशन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ अ स्पीसीज विद अदर लिविंग बीइंग अलॉन्ग विद द नॉन बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल अप्रोच में हम क्या रिलेशन पढ़ते हैं? रिलेशन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ स्पीसीज एंड अदर लिविंग बीइंग, कि आपस में किस तरीके से उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिस्टिक अप्रोच। मैकेनिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं। इट्स इज अ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन इन ए लैबोरेटरी। तो यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में इनकी जो है स्टडी की जाती है। कंट्रोल कंडीशन यानी कि लैब्स में इनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल अप्रोच। फिजियोलॉजिकल अप्रोच के अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेसिस होता है बिहेवियर का, फिजियोलॉजिकल चेंज हमें देखने को मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर। इथोलॉजिकल अप्रोच में कंटेम्प्रेरी अप्रोच ऑफ behavioral investigator, it explain response observed in the field in term of the stimulus eliciting and behavior, यानी कि फील्ड में नेचुरल हैबिटेट जो होगा एनिमल का, उसमें इस तरीके की जो है स्टडी की जाती है। ठीक है, डिफ़िकल्टीज इन स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी कि एनिमल बिहेवियर को जब स्टडी किया जाता है तो कैसी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है इथोलॉजिस्ट को। डाइवर्सिटी इन बिहेवियर ऑफ एनिमल ऑफ 2 स्पीसीज ऑल इंडिविजुअल ऑफ 1 स्पीसीज, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, स्पीसीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और एक पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द बिहेवियर ऑफ एनिमल, हमें वेराइटी देखने को मिलेगी एनिमल बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 अलग अलग स्पीसीज़ के इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, तो एक स्टिमुलस को अगर हम दें उन एनिमल्स को, तो वो अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि अगर हम ऐसा करें कि हम एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल को लें और उन्हें एक जैसा ही जो है स्टिमुलस दें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इंडिविजुअल एक ही तरीके का रिस्पॉन्स हमें देंगे। वो रिस्पॉन्स अलग अलग भी हो सकता है, बिहेवियर अलग अलग भी हो सकता है, यानी सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल जो हैं अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन बिहेवियर ऑफ एनिमल ऑफ 2 स्पीसीज और ऑल इंडिविजुअल ऑफ 1 स्पीसीज। तो अगर हम एक स्पीसीज की बात करें तो उसके सारे इंडिविजुअल एक ही तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अलग अलग स्पीसीज की अगर हम बात करें तो उनके इंडिविजुअल भी अलग अलग बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी स्टडी करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। सेम इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्स एग्जैक्टली इन द सेम वे ऑल द टाइम। अब यहाँ पे एक और बात निकल करके आती है कि ज़रूरी नहीं है एक ही एनिमल हर बार एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए सेम रिस्पॉन्स देगा हमें। ठीक है, यानी कि एक टाइम पे हो सकता है वो अलग तरीके का बिहेवियर शो करे, कुछ टाइम बाद हमने अगर सेम स्टिमुलस उसे दिया तो वो अलग तरीके का बिहेवियर भी शो कर सकता है। ठीक है, तो सेम इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्स एग्जैक्टली इन द सेम वे ऑल द टाइम। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सेम बिहेवियर शो करेगा उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडी ऑफ मोर देन 1 बिहेवियर साइमल्टेनियसली इज मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो
अगर हम एक साथ में दो अलग अलग तरीके के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो स्टडी करना, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के स्टडी की बात आ जाती है, अलग अलग बिहेवियर की स्टडी की बात आती है। जैसे कि अगर हम रिप्रोडक्शन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, हम फीडिंग बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनकी एक साथ में स्टडी करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है सेंस ऑर्गन आर यूज टू इंटरप्रेट बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो कभी कभी सेंस ऑर्गन को जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि इथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हैं टच करके या स्मेल करके। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरप्रिटेशन हमेशा ही सही रहेगा, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइल स्टडिंग बिहेवियर मैन टेंड्स टू पुट हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एनिमल, ठीक है। तो जब भी स्टडी की जाती है एनिमल बिहेवियर की, तो हमेशा जो भी इथोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी मैन उस पर स्टडी करते हैं, उनको जो है अपने आप को उस पर्टिकुलर कंडीशन में रखना पड़ता है। जैसे कि ओपन में स्टडी हो रही है, ठीक है, नेचुरल कंडीशन में अगर हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इथोलॉजिस्ट को अपने आप को जो है उस नेचुरल इन्वायरमेंट में डालना पड़ेगा, अपने आप को उस एनिमल की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो है नेचुरल कंडीशन में रहना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेस्ट में जाकर के स्टडी अगर हम करते हैं तो उसी इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में एनिमल रहता है, तो उसी इन्वायरमेंट में हमें जाकर के स्टडी करना पड़ेगा और अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। देयर आर हैजार्ड्स ऑफ एनकाउंटरिंग डेंजरस एनिमल, बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमल वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, हो सकता है आप पे अटैक कर दें। प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, एलर्जिक हो सकते हैं। बैड वेदर, इनका भी सामना करना पड़ता है। वेरिएबल फूड सप्लाई, तो हमें वेरिएबल फूड सप्लाई होती है क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पे हमें जो फूड हमें ज़रूरत होती है, जो चाहिए होता है, उसकी सप्लाई पॉसिबल नहीं होती है। मोनोटोनी एंड लाइफ थ्रेट फ्रॉम पोचर्स, तो पोचर्स यानी कि वहाँ पे हम देखेंगे कि आदिवासी जो लोग होते हैं जो कि एनिमल्स को किल करते हैं, तो वो तो एनिमल को किल करते हैं, साथ ही हम स्टडी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एनिमल पे, तो वो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज उनसे भी हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि वो एक तरफ तो वो एनिमल को किल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम नहीं चाहते कि वो ऐसा कुछ करें, तो उनसे भी हमें खतरा रहता है। तो यहाँ पे जो है ये कुछ चीज़ें थी जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वाइल स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। वाइल रिकॉर्डिंग बिहेवियर स्टेट इवेंट एंड बाउट आर नोटेड डाउन स्पेसिफिकली, तो ये कुछ टर्म है स्टेट, इवेंट एंड बाउट, जिसको हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट क्या होता है। तो स्टेट क्या है, एक ऑन गोइंग बिहेवियर होता है। ऑन गोइंग बिहेवियर यानी कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर जब चल रहा होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है। जैसे कि पीकॉक जो है, पिहन डांस कर रहा है, या पिजन जो है अपने फ्लाई कर रहा है, या जो बर्ड है अपने बच्चों को फीड करा रहा है, तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो वो क्या है, एक स्टेट है। दूसरी बात करते हैं इवेंट क्या होता है। चेंज ऑफ स्टेट इज़ इवेंट, जब उस स्टेट में चेंज आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो डव है, एक बर्ड जो टेकिंग ऑफ यानी कि जो वो फ्लाई करती है या लैंड करती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इवेंट। नेक्स्ट आता है बाउट क्या होता है। इट इज़ अ रिपीटेटिव अकरेंस ऑफ द सेम बिहेवियर, बार बार जब एक तरीके का बिहेवियर बार बार हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं बाउट, ठीक है। अ रिपीटेटिव अकरेंस ऑफ द सेम बिहेवियर इज कॉल्ड बाउट। एग्जाम्पल के तौर पे पिकिंग ऑफ ग्रेन्स बाय पिजन, तो जब जो पिजन है बार बार जब वो दाना चुगता है तो उसे हम बोलते हैं बाउट, ठीक है, क्योंकि वो सेम बिहेवियर है और बार बार वो रिपीट कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे बाउट। तो ये तीन जो है टर्म्स थी, स्टेट, इवेंट और बाउट, इनमें आपको डिफरेंस क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। सैम्पलिंग ऑफ बिहेवियर, सैम्पलिंग ऑफ बिहेवियर कैन बी डन एट डिफरेंट लेवल लाइक स्पीसीज, population, family, diet, individual, body parts, muscles, neuron, etc. Ethologists should prepare a written description in accurate, complete, clear and concise method. This is called the ethogram. तो इथोग्राम बनाया जाता है। इथोग्राम क्या होता है, ओवरऑल इसमें हम सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करते हैं,
पर्टिकुलर एक तरीके से एनिमल को सैम्पलिंग किया जाता है अलग अलग लेवल में, जैसे स्पीसीज, पॉपुलेशन, फैमिली, बॉडी पार्ट्स, मसल्स, न्यूरॉन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इथोग्राम क्या होता है, आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हो। इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ स्पीसीज पॉपुलेशन, ठीक है। और इंडिविजुअल प्रिपेयर्ड कॉन्सिस्टेंटली इज कॉल्ड इथोग्राम, ठीक है। तो जिसमें हम सारी चीज़ें ही कंसिडर करते हैं, पर्टिकुलर एक एनिमल के या फिर उसके स्पीसीज के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। मेथड यूज्ड बाय इथोलॉजिस्ट टू स्टडी बिहेवियर, तो ये कुछ मेथड हैं जो कि एनिमल बिहेवियर को जब इथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो यूज किया जाता है। पहला आता है नेचुरलिस्टिक मेथड। नेचुरलिस्टिक मेथड जो होते हैं वो नेचुरल कंडीशन में जब किसी भी एनिमल को स्टडी किया जाता है तब यूज में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एडी लिबिटम, फोकल एनिमल सैम्पलिंग, स्केन सैम्पलिंग, ऑल अकरेंस सैम्पलिंग, सीक्वेंस सैम्पलिंग, 10 सैम्पलिंग। इन मेथड को हम डिटेल से बाद में स्टडी करेंगे। तो नेचुरल मेथड यानी कि नेचुरल कंडीशन में जब एनिमल को स्टडी किया जाता है तो अलग तरीके की मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। और जब एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है यानी कि लैबोरेटरी में जब किसी भी एनिमल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तब कौन कौन से जो है मेथड को इस्तेमाल किया जाता है वो अलग चीज़ है, और नेचुरलिस्टिक मेथड जो है वो अलग है। तो ये कुछ मेथड हैं जो कि नेचुरल कंडीशन में जब एनिमल को स्टडी किया जाता है तब यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि लैब में जब किसी भी एनिमल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तो न्यूरो एनाटोमिकल स्टडी, न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्टडी या न्यूरोकेमिकल स्टडी, ठीक है। न्यूरोकेमिकल स्टडी यानी कि हार्मोनल किस तरीके से उसमें चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, तो ये कंट्रोल्ड होगा, ठीक है, और ये नेचुरल बेस्ड है। थर्ड आता है स्टैटिकल मेथड। इनको डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि कौन कौन से मेथड जो है इथोलॉजिस्ट यूज करते हैं: नेचुरलिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड स्टैटिकल मेथड। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है अलग अलग मेथड को यूज़ करके एनिमल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो है कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।